अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों और तज्जियों के साथ आज 7 बजे में मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। कहने को सभी नाज़रीन कहते हैं कि इमरान खान पीटीआई और पीटीआई इमरान खान है। खान ने जो कह दिया तो बस कह दिया, अब किसी अगर मगर लेकिन वेकिन की गुंजाइश नहीं। पार्टी में इमरान खान हरफे आखिर हैं, यानी जहां कप्तान खड़ा हो जाए लाइन वहीं से शुरू होती है। इसके बावजूद पार्टी में इमरान खान के वाज़े अहकामात पर अगर मगर चूंके और चुनाचे यानी इफ़ एंड बट्स पर पुर्जे निकालते दिखाई देते हैं। 2024 से शुरू करें तो अडयाला ने खैबर पख्तूनख्वा की होम्योपैथिक पार्टी क़यादत की जगह सर्जन जुनैद अकबर को मफलूज होती पार्टी की सर्जरी पर मुकर्रर किया, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने उन्हें भी होम्योपैथिक की मीठी गोलियों पर लगा दिया। पार्टी उन्हीं की कमान में रही, जुनैद अकबर कुछ नहीं कर सके। फिर 2024 के आखिर में तरसीलात ज़र रोकने का हुक्म मिला और असर ये हुआ कि तरसीलात ज़र बढ़ गईं, जिसके बाद अडयाला से पैंतरा बदला गया। कप्तान ने जोरदार एहतजाजी तहरीक की बात की जो सोशल मीडिया पर तो खूब चली, मगर सड़कों पर रावी चैन ही चैन लिखता रहा। कप्तान ने एक बार फिर एहतजाज की फाइनल कॉल दी जो जेल में किसी कॉल कोठरी से बाहर नहीं निकल सकी। कप्तान ने मुख्तलिफ औकात में कई बार पार्टी को सड़कों पर मुतहरिक करना चाहा, लेकिन क़यादत नाकाम रही या वो फिर इम्पैक्ट नहीं डाल सकी, वो वाला इम्पैक्ट जो अडयाला जेल को मतलूब था। हाल ही में कप्तान ने हैरत अंगेज तौर पर महमूद खान आचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाने का हुक्म दिया जो अभी तक तामील का मुंतज़र है। साथ ही कप्तान ने नाअहल होने वाले अरकान कौमी असम्बली की नशस्तों पर इलेक्शन को शजरे ममनुआ करार दिया, लेकिन पार्टी की सियासी कमेटी इस शजरे ममनुआ से फल उतारने को बेकरार हो गई। सियासी कमेटी ने कप्तान के फैसले पर फैसला सुना दिया और अब तो पीटीआई ने अपने बानी के फैसले के बरअक्स उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट भी कर लिया है। यहाँ सवाल तो ये बनता है कि वो पीटीआई कहाँ गई जहाँ कप्तान का कहना हरफ आखिर हुआ करता था। क्या कप्तान के फैसलों के बरअक्स फैसले इमरान खान के माइनस होने का सबूत नहीं? यानी इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान ने रवां बरस 24 जून को जो कहा था वो दुरुस्त साबित हो गया। मेरा ख्याल है माइनस ही हो गए। बात साफ दो टोक और सामने दीवार पर लिखी दिखाई दे रही है कि इमरान खान को सब लीडर तो मानते हैं लेकिन अपने लीडर की मानते नहीं। तो क्या इमरान खान गैर मुतालिक होकर अल्ताफ हुसैन की तरह माइनस हो चुके हैं? ऐसा है तो क्या ये लाताल्लुकी आर्जी होगी? और सबसे बढ़कर उनके माइनस होने के बाद क़यादत का खला कौन भरेगा और क्या ये खला भरा जा सकता है पीटीआई के अंदर की जब हम बात करते हैं? ये सारी चीज़ें जी डिस्कस करने के लिए, सारे सवालात पूछने के लिए हमने आज इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में दावत दी है। सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, जवाद फैज़ी साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। वीडियो लिंक पर आप देख सकते हैं जी हमारे सीनियर तज्ज़ियाकार नौशाद अली साहब, मोहम्मद नौशाद अली साहब और उनके साथ शहजाद अनवर फारूकी साहब इस्लामाबाद से मौजूद हैं। नौशाद साहब लाहौर से हैं, जबकि कराची सेंटर से मैं ज्वाइन किया है हमारे ब्यूरो चीफ़ हैं न्यूज़ 1 के लिए इम्तियाज़ फ़ारान साहब। जवाद फैज़ी साहब, सर मैं सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगी। सर ये फरमा दीजिएगा कि जैसे मैंने अपने इब्तिदाइये में कहा कि कप्तान को तो सब मानते हैं लेकिन कप्तान की कोई नहीं मान रहा है, तो क्या यहाँ भी माइनस अल्ताफ़ वाला जो एपिसोड है वो दोहराया जाएगा आपको लगता है या दोहराया जा रहा है? देखिए आसमा, आपने बड़ा अच्छा इब्तिदाइया खींचा और सारी चीज़ें उसमें आ गई कि आपने ख़ुद ही सब कुछ बता दिया। इशू ये है कि मैं नहीं चाहता कि अल्ताफ़ हुसैन बने इमरान नियाज़ी साहब, उसकी वजह वरना फिर उनके गाने सुनना पड़ा करेंगे, फिर वो तरीके बताया करेंगे कि सुई में धागा कैसे डाला जाता है और फिर सारे लोग जो आगे बैठे रहा करेंगे और शर्मिंदे हुआ करेंगे। मैं नहीं चाहता उस सतह पे वो जाए। रह गई बात ये कि माइनस होना है या नहीं होना, ख़ुद उनकी अपनी पार्टी उनको माइनस कर रही है। इसमें मैं नहीं समझता कि आपका, मेरा या किसी और का कसूर हो सकता है, क्योंकि फ़ैसले ऐसे वो लेते हैं, बातें ऐसी करते हैं, ख़यालात का इजहार इस किस्म का करते हैं कि वो भी शर्मिंदा होकर बाहर आके वो पूरी बातें नहीं बता पाते। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये देखिए कि मैं एक सोशल मीडिया पे देख रहा था, सोशल मीडियम पे एक कार्ड था जिसमें अब पीटीआई का जिक्र नहीं है बल्कि सारी की सारी तस्वीरें जो हैं वो नियाज़ी साहब की, उनकी हमशीरगान की और हमशीरगान के बच्चों की हैं और उस पर लिखा हुआ है शौकत खानम की औलाद जिंदाबाद। तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई छोड़ दीजिए, अब तो खुद शौकत खानम हस्पताल पे जो होना है ना आगे चल के, मुझे तो उसका भी डर लग रहा है कि उस पर भी कौन डायरेक्टर होगा, किसके हिस्से कितने होंगे। मुझे तो आहिस्ता आहिस्ता ये बात उस तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। फिर एक और बात देखिए, ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से जो अभी ख़ास तौर पे चीज़ें सामने आई हैं, आज भी अलीमा खान साहिबा और उनकी हमशीरगान जो है वो गुफ्तगू कर
कर रही थी। देखिए, अगर बानी पीटीआई वो ये चाहते हैं जेल में बैठे हुए भी कि इलेक्शन में हिस्सा ना लिया जाए, तो पार्टी फिर क्यों चाह रही है? इसको हम दोनों रुख जो है उसको देखा जा सकता है कि अगर तो वाकईतन मान लिया जाता है कि जी इलेक्शन में हिस्सा लेना है, तो इसका मतलब है कि नाअहलियाँ जो हैं वो तस्लीम कर ली गई हैं, उस पर फिर कानूनी जंग जो है उसका कोई चक्कर रह नहीं जाता। उसके साथ अगर देखा जाए कि जो लोग वोट लेके आ गए हैं, जो असेंबली में हैं, टीएडीए भी ले रहे हैं, मरात भी ले रहे हैं, उन्होंने भी दुख लगता है ना कि हम कहीं पीछे ही ना रह जाएं, हमारा ये काम भी धंधा ना चौपट हो जाए। लिहाजा इस वक्त बाकायदा तौर पे जो अजहान है ना इनके, वो पढ़े जा सकते हैं कि मान चुके हैं, और ख़ुद उनकी हमशीरा का आपने वो क्लिप चला दिया कि मेरा ख्याल है माइनस हो चुके हैं। तो अब मेरा ख्याल है आगे बढ़ना चाहिए मुल्क के लिए, वतन के लिए और मसाइल के हल के लिए। ठीक है, हमने मोहम्मद नौशाद अली साहब ये सवाल रखा सर के सामने कि जी आपको लगता है, फैज़ी साहब से हमने ये पूछा कि इमरान खान माइनस होने जा रहे हैं, अल्ताफ़ हुसैन वाला एपिसोड दोहराया जा रहा है या नहीं, तो उन्होंने तो ये कह दिया कि वो माइनस हो चुके हैं। सर आप मुझे बता दीजिएगा, आप उनकी इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि वाक़तन इमरान खान माइनस हो चुके हैं? और दूसरा ये कि जो फैसलों पर अमल दरामद होता हुआ हम नहीं देख रहे, इसका सबब क्या है? कमज़ोर पार्टी डिसिप्लिन है, बाहमी चपकलिश है, या जैसा कि अभी फैज़ी साहब ने फरमाया कि कप्तान फैसले ही ऐसे कर देते हैं कि जो बाहर बैठी हुई उनकी क़यादत है उसके लिए उन पर अमल दरामद करना पॉसिबल ही नहीं होता, तो जिम्मेदार जो है वो खुद कप्तान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, फैज़ी साहब से मैं इस हद तक तो इत्तेफाक करता हूँ कि वो जिसे कह लीजिए कि माइनस हो चुके हैं, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो आज तक इमरान खान की ही पार्टी है और इमरान खान की ही पार्टी रहेगी। अब ये जो दूसरा मसला है ना, ये जो माइनस हो चुके हैं और फिर पार्टी रहेगी, तो मसला ये है कि अगर इमरान खान माइनस हो जाएंगे तो पार्टी फिर रहेगी भी नहीं। पार्टी जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किलात का शिकार हो चुके हो पहले ही है और मजीद हो जाएगी। जिस तरह आपको अब नजर आ रहा है कि जो सेक्रेटरी जनरल है वो भी मुस्ताफी हो गए हैं, हमाद अजहर साहब ने भी किनारा कशी इख्तियार कर ली है, और अल्टीमेटली क्या होगा कि ये जो सीनियर लीडरशिप है उसकी हालत ये हो गई है कि वो अब नवाज शरीफ को आवाजें देते नजर आ रहे हैं, यानी वो नवाज शरीफ से मदद मांग रहे हैं। असद कैसर साहब की अगर आप बात समझ लें, जो अलीमा खान का मामला है, देखिए अलीमा खान पहले माइनस वाली बात भी कर गई, फिर उनकी कोई जहनी मरीज जो मर्ज से मुब्तला या उनके मसाइल हैं या सेहत के मसाइल हैं वो उस पर भी गुफ्तगू करती रही हैं। असल मामला ये है कि जो समझने की बात है कि इस सारा जो कुछ इस वक्त हो रहा है इसके जिम्मेदार बेसिकली बानी तहरीक इंसाफ खुद है, क्योंकि ना उन्होंने पार्टी को उस तरह से उन सियासी बुनियादों पर जिस तरह से दूसरी सियासी जमातें डेवलप होती हैं ना उसको डेवलप होने दिया, ना ही उन्होंने उसके अंदर ऐसे कद काट वाले जो जिसे कह लीजिए कि उनको पनपने दिया सियासी लीडरों को जिनकी कुछ सियासी बैकग्राउंड मौजूद जरूर थी, लेकिन आज भी इवन आप सही फरमा रहे हैं, इवन जब चेयरमैन का इंतखाब करना था तब भी बैरिस्टर गौहर का नाम सामने आया, खुद पार्टी के रहनुमाओं ने कहा कि उनका कद काट इतना नहीं है कि उनको चेयरमैन के लिए नामजद किया जाता, ये मुंतखब किया जाता। एक्चुअली ये वो फियर है जो बानी तहरीक इंसाफ के अंदर है कि वो कोई भी शख्स, इवन आप शेर अफजल मरवत ले लें, आप शाह महमूद कुरैशी साहब ले लें, आप जावेद हाशमी साहब को ले लें, कोई भी शख्स ऐसा जो उनको ये नजर आए कि जो उनके लिए थ्रेट बन सकता है, ये उनकी इनसिक्योरिटी थी बेसिकली। कोई किसी के लिए थ्रेट नहीं हुआ करता, अगर लीडर हो तो वो लीडर होता है और उसकी लीडरशिप जो है वो तस्लीम की जाती है पार्टी के अंदर, लेकिन उसके लिए जरूरी होता है कि लीडर हो। मैं तो चूंकि जाती तौर पर कभी ये मेरे से बहुत सारे दोस्त इससे इख्तिलाफ करते हैं, लेकिन मैं बहुत पहले इमरान खान साहब को उनके मुंह पे ये कह चुका हूं कि वो लीडर है ही नहीं, वो सियासी लीडर है ना, उन्हें सियासत आती है ना वो लीडर हैं। वो एक मांगे तांगे का मामला था, एक ख्वाहिश थी एक सेलिब्रिटी की कि जी उसको वजीर आजम बनना है, उसने एक जिद लगा ली थी और कुछ लोगों को उसमें मुफाद था जिन्होंने उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो कोई इधर से पकड़ा, कोई उधर से पकड़ा, कोई इस जमात से लाए, कोई उस जमात से ला के एक पार्टी तश्कील दी गई और तश्कील दे के उसको जो है वो आरटीएस बिठा के उसको हुकूमत दे दी गई। और ये इसलिए भी साबित हुआ कि ये सारा कुछ ऐसे ही किया गया था कि उसकी नाकामी ने इस पे मोहर सब्त कर दी कि ये सारा कुछ ऐसे ही हुआ था और बेसिकली वो सियासी जमात नहीं थी। अच्छा, दूसरा मामला ये है कि वो सियासी जमात बन सकती थी, ये टोला एक सियासी जमात की शक्ल इख्तियार कर सकता था, लेकिन उस सूरत में कि वहां के जो लीडर है, जो सेकंड लीडरशिप है, उसमें सियासी विजन होता, वो सियासी मामलात को सियासत की तरह से चलाते। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने बजाय सियासत से चलाने के उन्होंने हेड्स ऑन जाने की कोशिश की और उनका ये ख्याल था कि वो इस हद तक मकबूल हो चुके हैं कि वो इनकलाब ला रहे हैं। तो जब वो इनकलाबी बने तो फिर इनकलाब जो है ना वो आपको इनकलाब का जो हशर हुआ वो आपके सामने है। नतीजा ये है कि आज
कोई वाली वारस नहीं है उस जमात सही का। हो अली गया। अमीन गंडापुर साहब जो है वो पार्टी पे कंट्रोल हासिल करना चाह रहे हैं, और बाकी जो लोग हैं वो हर बंदा जो है वो अपनी अलग से 1.5 ईंट की मस्जिद बना के बैठा हुआ है, जिसका नतीजा ये है कि ना कोई सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है और ना ही फिर वो हुक्म जो है वो कन्वे हो सकता है, ना उस पर अमल दरामद हो सकता है। ठीक हो गया। मैं अब आपकी तरफ आना चाहूँगी शहजाद अनवर फारूकी साहब। सर, ये जो ज़िमनी इलेक्शन न लड़ने का फैसला जिस तरह से वीटो करके पीटीआई की सियासी कमेटी ने जमहूरी होने का, एक तरह से उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जी हमने जमहूरी होने का सबूत दिया है, हमने ये बताया है दुनिया को कि पीटीआई के अंदर जमहूरियत मौजूद है। लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं, जो नाकिदीन है, वो कह रहे हैं कि जमहूरियत नहीं है पीटीआई के अंदर, ये पीटीआई के अंदर बगावत है। दूसरा सर, इस बात के ऊपर जो मोहर सब्त करती है चीज़ वो ये है कि इमरान खान ने जुनैद अकबर को केपी में हमने देखा कि पार्टी का सदर बनाया था, लेकिन पार्टी पर हम अभी भी जानते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब का कंट्रोल है। तो ये भी तो उनके फैसले की नफी नहीं है शहजाद साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आसमा। जी। वो मुझे मिर्ज़ा गालिब आज याद आ गए कि जिन्होंने कहा था कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमा मगर फिर भी कम निकले। तो गुजारिश ये है कि आपने भी जमहूरियत का अच्छा मतलब मुझे भाषण दिया और उससे पहले सवाल पे अपने दो शुल्का की राय ले ली कि वो माइनस हो गए। आपने खुद अपने इब्तदाई में फरमाया वो माइनस हो गए, दो लोगों ने उसकी तायीद कर दी और आपने माइनस कर दिया। नहीं सर, तो मैंने ये नहीं कहा कि माइनस हो गए, उसके आगे क्वेश्चन मार्क था। अच्छा, क्या कप्तान माइनस हो गए? अच्छा, गुजारिश ये है कि मैंने अगर इमरान खान माइनस हो गए तो मसला क्या है यार, उसको छोड़ दो, उसको कहो भाई जाओ जहाँ जाना है जाओ, जो करना है कर लो, तुमको माइनस हो चुके हो। बुनियादी बात जो आप लोग अपनी कैलकुलेशन में माइनस कर देते हो या नहीं उसको कंसीडर कर रहे कि वो लंदन या जद्दा नहीं गया, वो दुबई नहीं गया, वो जेल के अंदर बैठा हुआ है और वो आज भी जाने को तैयार नहीं है। किसी भी पार्टी के अंदर पावर की इख्तियारात की जंग उस वक्त हुआ करती है जब वो पार्टी जाने को तैयार है, वो गल्फ नहीं जाना चाहता, सऊदी अरब नहीं जाना चाहता। शहजाद साहब, इसका भी जरूर जवाब दीजिएगा। ये चल क्या रहा है शहजाद साहब? बहुत सारे जो हुकूमत के सपोर्टर्स हैं वो में ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जी हुकूमत ने उनको कुछ चीज़ें ऑफर की हैं, उनके मुतालिबात कुछ और हैं, जबकि पीटीआई के लोगों से बात कर लें तो वो कहते हैं जी कि हम तो 3 साल पीछे क्या, कप्तान तो 3 मिनट पीछे जाने के लिए तैयार नहीं है, पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। मेरा ख्याल है कि बतौर सियासतदान जब इमरान खान को सामने लाया गया था तो उनका जो पहला इंटरव्यू था उसमें मेरा ख्याल है मैं और जवाद फैजी इकट्ठे थे, लाहौर की ये बात है। और मुझे याद है निज़ाम चैम्बर्स में हमारा एक दफ्तर था, उसमें हम दोनों कुलीग थे। तो हमने इसको जितना जाना है बतौर शख्सियत के, वो एक ढीठ आदमी है, वो एक यानी एक फैसला कर लेता है, वो गलत हो या ठीक हो, उसके बाद उसको फर्क नहीं पड़ता कि आप उसके मुतालिक क्या कहते हो, क्या सोचते हो। तो उसके अंदर हजारों खराबियां और खामियां हैं और कोई भी परफेक्ट नहीं होता, और मेरे नज़दीक उसने भी कोई तो पहले चलाई है ना आइंदा आके कभी चलाएगा। असल बात यह है कि आप लोगों की उम्मीदों या उमंगों के बरखिलाफ अगर सिस्टम को बनाते हैं तो उसमें रिजेंटमेंट आती है। अब ये जो आपने कहा कि वो माइनस हो गए, तो पहली बात तो ये है कि उसको आप छोड़ के देख लें 2 दिन के लिए, आपको पता लग जाएगा वो कितना माइनस है। अब पार्टी ने फैसला किया है कि वो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहती है, इमरान खान कहता है कि पार्टी में हिस्सा नहीं लेना। तो ये जितने अब आप कैंडिडेट खड़ा करेंगे, अगर इमरान खान जेल में बैठ के उसको डिसोन कर देगा तो फिर देख लीजिएगा कि उसको कितने वोट पड़ेंगे। और वैसे भी ज़िमनी इंतखाबात की डायनामिक्स पाकिस्तान जैसे मुल्क में बिल्कुल और हुआ करती है आम इंतखाबात की निस्बत, क्योंकि आम इंतखाबात में भी लोगों ने वोट जिस तरह से दिए, जिसको भी दिए, उन्होंने उसका जो अशर देखा, उसके बाद उनको लगता ही है कि ज़िमनी से तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जब जनरल से फर्क नहीं पड़ा तो ज़िमनी से क्या फर्क पड़ेगा। चलिए सर, सही हो गया। मैं आगे जाना चाह रही हूँ, टाइम मेरे पास कम है। शहजाद साहब, दोबारा आ जाऊंगी मैं आपके पास, अगले सेगमेंट में चलें, वो भी आगे भी हम पीटीआई के मुतालिक थोड़ी बात करने वाले हैं। मैं आपकी तरफ आना चाह रही हूँ फरहान साहब। मुझे ये बता दीजिए कि इम्तियाज़ फरहान साहब कि ये पार्टी के अंदर जब मौरूसी सियासत की बात होती है तो कहा यह जाता है जी कि हमारी पार्टी जो है पीटीआई अकेली एक ऐसी पार्टी है पाकिस्तान के अंदर जो मौरूसी सियासत के ख़िलाफ़ है। लेकिन सलमान अकरम राजा कभी बुशरा बीबी की बात करते हैं, कभी अलीमा खान से तनाज़े के बाद मुस्तफ़ी हो जाते हैं। ये जो दोनों ख़वातीन हैं, बुशरा बीबी हों, अलीमा खान हो, इन दोनों ख़वातीन की पार्टी में कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब फिर ये किस हैसियत से पार्टी उमूर में दखल अंदाज होती हैं? एक तो ये हमें समझा दीजिएगा। दूसरा,
इमरान खान के बाद अगर पार्टी क़यादत का कोई उम्मीदवार हो सकता है तो वो कौन होगा? और मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही हूँ कि इमरान खान माइनस हो गए हैं, अगर इमरान खान माइनस होते हैं तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसमें अब जो मैं समझ रहा हूँ जो सूरत हाल है, ये तो बिल्कुल तय है कि बुशरा बीबी और अलीमा खान बीबी जो है, इनके ग्रुप के अंदर जो इनके सरपरस्त साहिबान हैं, उनका एक तनाज़ा चल रहा है, उसके अंदर ये मामलात हो रहे हैं। दूसरा ये कि माइनस नहीं है, अब इमरान खान को इन करने के लिए कोशिश हो रही है, क्योंकि मैं और काशिफ आपके भी प्रोग्राम में और वैसे भी दूसरी जगहों पर भी मुसलसल तसलसल के साथ कह रहे हैं, उनका ट्वीट हो या सोशल अकाउंट हो, इमरान खान हैंडल करते ही नहीं है। जो बाहर इमरान खान के हवाले से बात आती है, चाहे वो अलीमा खान कर रही हो, क्योंकि अलीमा खान को हमेशा शिकवा रहता है कि उन्हें मिलने नहीं दिया गया, लेकिन ना मिलने के बावजूद वो 26 नवंबर का फैसला हो, 5 अगस्त का एहतजाज हो या कोई और फैसला हो ज़मीनी इंतखाबात के हवाले से, वो बाहर आकर बोल देती हैं। बुशरा बीबी को आप खामोश देख रहे हैं, लेकिन खामोश ना समझें। अब असल सूरत हाल ये है कि मैं ये समझ रहा हूँ कि इमरान खान को इन करने की कोशिश हो रही है, माइनस के हवाले से बात करके कि उनके साथ एक बात हो, उनके साथ मामलात आगे चले। शहजाद साहब ने या हमारे जो दूसरे लोग बात करते हैं कि वो मना कर रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा कहीं। मैं अभी इस वक्त तक, जब आपसे हमारी गुफ्तगू हो रही है, उस वक्त तक ये बात कह सकता हूं, उसको साबित भी कर सकता हूं कि अभी तक कप्तान से किसी ने, ताकतवर हल्के ने राब्ता किया ही नहीं है। हुकूमत की जानिब से इसहाक डार साहब, खुद नवाज शरीफ साहब की तरफ से एक मरतबा कोशिश हुई थी, तो मैं उन्हें शटअप नहीं कहूंगा, लेकिन सख्ती से मना कर दिया गया था। अभी सेकंड टाइम जो नवाज शरीफ के साथ एक प्रॉब्लम आई है, वो ये आई है कि उन्हें रास्ते से वापस किया है। वो जाना चाहते थे अडियाला जेल इमरान खान से मिलने के लिए। काशिफ इसकी तस्दीक कर देगा, जवाद फैजी भी कर सकते हैं, क्योंकि जवाद फैजी को भी थोड़ा बहुत इन चीजों के मामले में। काशिफ साहब आज अगर हमारे साथ होते तो ये बिल्कुल कर देते, आज है नहीं वो इम्तियाज फरहान साहब हमारे साथ पैनल में। ये वो असल में इमरान खान के लिए लंदन में जगह हमवार कर रहे हैं। ये चीजें पता है, ताकि ज्यादा वसूख से चीजें कह सकें। फिर बात यह है कि अब इमरान खान साहब को बाकायदा के वो बराह रास्त हो सारी चीजों के अंदर, सारे मामलात के अंदर। देखें, उनसे टू मच कांटेक्ट में अगर कोई है तो खैबर पख्तूनख्वा का बैरिस्टर सैफ है और अली अमीन गंडापुर है। ठीक है, वो अक्सर उनसे ऑफ द रिकॉर्ड और ऑन द रिकॉर्ड बातें करते हैं, और वही उन्होंने आगे ऊपर सारी चीजें पहुंचाई हैं या बात की है कि इमरान खान का एक्सिस पार्टी तक नहीं आ रहा है। जो ट्वीट किया जाता है वो इमरान खान को नहीं पता होता, बहुत सारे ट्वीट्स का पता नहीं है, बहुत सारे सोशल जो एक्टिविटी होती है, जो सोशल अकाउंट बना के पीटीआई के नाम पर, इमरान खान के नाम पर करोड़ों लाखों डॉलर बना रहे हैं, वही पार्टी को सियासत से दूर करने के मुर्तकिब हो रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि उनको इन किया जाने के लिए सूरत हाल माहौल बनाया जा रहा है कि, और महमूद खान अचकजई, देखें आप अलीमा खान को ले लें या सलमान अकरम राजा को ले लें या पीटीआई के जिम्मेदारान को ले लें, महमूद खान अचकजई की नॉमिनेशन अगर इमरान खान की तरफ से हुई है, अभी तक कोई जेल में नाम दिया गया है कि महमूद खान अचकजई मुलाकात करें इमरान खान से? अभी तक नाम नहीं दिया गया, अभी तक कोई ऐसी बात नहीं की गई। तो महमूद खान अचकजई जो नॉमिनी है एज अपोजिशन लीडर इमरान खान के, तो उनका मुलाकात के लिए क्यों नहीं कोशिश की जा रही? इसलिए नहीं कोशिश की जा रही थी या नहीं की जा रही कि एक पॉलिटिकल डायलॉग का मामला शुरू होगा, वो बराह रास्त इमरान खान से मैंडेट लेकर आएंगे तो वो काम शुरू हो जाएगा। मौलाना फजल रहमान जिनसे बराह रास्त इमरान खान की बात हुई थी सही। और वो एक्टिव हुए थे, आजकल खामोश क्यों है? जेयूआई क्यों पीटीआई की बात नहीं कर रही? क्यों उनके अंदर डिस्टेंस हो गया? तो मैं ये समझ रहा हूँ माइनस इमरान खान नहीं है, इमरान खान की अब एंट्री पॉलिटिक्स में कराने की कोशिश हो रही है। कुछ पॉलिटिकल हल्के कर रहे हैं, उनमें जैसे ये अभी बात हो रही थी कि इमरान खान अगर किसी चीज को डिसोन कर देंगे वो नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है, तंजीमी मामलात में उनका हैंड अपर हैंड है। इसी तरह नवाज सही हो गया इम्तियाज फरहान साहब, मैं एक ब्रेक ले रही हूँ सर ब्रेक ले रही हूँ। आपका बिल्कुल पॉइंट क्या है वो हम तक पहुँच गया है जी। इमरान खान जेल में हालात आज़ा से उस तरह से आगाह नहीं होते। तनकीद ये की जाती है कि बहुत बेहतर होगा कि वो पार्टी के जो मामलात हैं वो सियासी कमेटी के सपोर्ट कर दें या बैरिस्टर गौहर को पार्टी चलाने दें, जब वो चेयरमैन है तो उनको इख्तियारात भी देना। इसी सारे मामले को लेकर हम डिस्कशन कर रहे थे और अब जब ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब हम आपकी तरफ वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे एक बार फिर से नए सूबों के क़याम के हवाले से, जिस पर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है, लेकिन ये बहस नई नहीं है, दहाइयों पुरानी है। इस पर आज से पहले तो अमल नहीं हो सका। क्या अब की बार वाक़तन कुछ होने जा रहा है, नहीं होने जा रहा है, ये अपने पैनल से पूछेंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी। नाज़रीन, पाकिस्तान के साबिक सदर जनरल ज़ियाउल हक ने मौलाना ज़फ़र अहमद अंसारी की सरबराही में एक कमीशन बनाया था जिसको निज़ाम हुकूमत में इस्लाहात के लिए सिफारिशात तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी। ये जो कमीशन था ये नए सूबों की तजवीज़ पर मुत्तफ़िक नहीं हो सका और आखिरकार ये मामला जनरल ज़ियाउल हक पर छोड़ दिया गया, जो सिंध में पीपल्स पार्टी को कमज़ोर करने के लिए नए सूबे बनाना चाहते थे। लेकिन जब पंजाब में सराइकी, खैबर पख्तूनख्वा में हज़ारा और बलूचिस्तान में जनूबी पश्तूनख्वा सूबे के मुतालिबे ने जोर पकड़ा तो जनरल साहब भी पीछे हट गए थे और उसके बाद गाहे बगाहे ये मुतालिबा अक्सर मीडिया में आता रहा है और आज एक बार फिर इस पर बहस जारी है। हिमायत करने वाले इसे इंतज़ामी तकसीम कहते हैं और दुनिया के कई ममालिक की मिसालें देते हैं जहाँ दर्जनों छोटे छोटे सूबे हैं जबकि मुखालिफत करने वालों के पास अपने दलाइल हैं। इस तनाजुर में माशी थिंक टैंक इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट ने नए सूबों से मुतालिक 3 मंसूबे पेश किए हैं। उनकी रिपोर्ट मौजूदा इंतज़ामी ढांचे को माशी मसाइल हल करने में नाकामी का जिम्मेदार करार देती है। रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान की औसत सूबाई आबादी 6 करोड़ से ज़ायद है। सूबों में आबादी के बेतहाशा फ़र्क की वजह से गुर्बत, बेरोज़गारी और तालीम की शरह में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है जो बढ़ता चला जा रहा है। मज़ीद ये भी कहा गया है कि फ़िल वक्त सूबों में औसत गुर्बत की शरह 40% है। छोटे सूबों के क़याम से इसमें खातिर खा कमी होगी और रोज़गार के बेहतर मौक़े मुयस्सर आ सकते हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है या ये बुनियादी मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश है? इस वक्त वफाकी हुकूमत में शामिल MQM जमात इस्लामी नए सूबों की मशरूत हिमायत करती दिखाई दे रही है, लेकिन जनूबी पंजाब सूबे की हिमायत पीपल्स पार्टी के लिए सिंध में ये ज़िंदगी और मौत का मसला है। इस हवाले से हमारा पैनल क्या राय रखता है उन्हीं से जान लेते हैं। मुझे बताइएगा फैज़ी साहब, ये जो 40-50 बरस पुरानी एक बहस है, एक बार फिर से नए सूबों के क़याम की बातें हो रही हैं, इंतज़ामी तौर पर आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है और अगर ऐसा होता है तो फिर इसमें मज़ायका क्या है? देखिए, जिस कदर आबादी बढ़ चुकी है और जिस कदर मसाइल बढ़ चुके हैं, जिस कदर वसाइल की वो जो तकसीम के हवाले से हमें मुश्किलात का सामना है, उसमें तो ये होना चाहिए। आइडियल सिचुएशन तो यही है। और मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि मेरी ख्वाहिश है, बल्कि बहुत सारी सियासी जमातों के मंशूर देख लीजिए, मैनिफेस्टोज़ देख लीजिए, उनके इंतखाबी नारे देख लीजिए, उसमें वो सूबों की बात करते रहे हैं। और जनूबी पंजाब के हवाले से तो हर जमात ने कहा जी हम सूबा बनाएंगे और फिर हुकूमतें ख़त्म होती चली गई लेकिन वो सूबा नहीं बन सका। जिस कदर देखिए, अब जैसे मैं चले पंजाब की मिसाल ले लेता हूँ कि मुल्तान या बहावलपुर या रहीम यार खान सादकाबाद से एक बंदा चलता है और उसे सूबाई दारुल हुकूमत में काम है, लाहौर कितने सैकड़ों मील दूर उसे आना पड़ता है, या पिंडी वाला या अटक वाला जब लाहौर जाता है, मसाइल तो अपनी जगह पे मौजूद हैं। या तो निज़ाम हुकूमत इस किस्म का हो कि हर ज़िले के अंदर उसके मसाइल का हल मौजूद हो, या तो हम बलदियाती इदारों की तरफ चल पड़े, लेकिन हम उस तरफ भी उस तरह से नहीं जा रहे और हम सूबों के हवाले से भी वो काम नहीं कर पाए जो किया जाना चाहिए था। इस मौका पर आपने भी जनरल ज़ियाउल हक की बात भी की कि वो पीपल्स पार्टी को वो जो डेंट डालना चाहते थे, लेकिन देखिए कि पीपल्स पार्टी खुद हमेशा से ये जनूबी पंजाब की बात करती आई है। अब जाके अगर इख्तलाफी नोट है वो क्यों कर है, सबको ये स्यापे पड़े हुए हैं कि मेरा वोट बैंक कम हो जाएगा, वसाइल कम हो जाएंगे, लेकिन मसले का हल निकालना चाहिए। मगर ये इस तरह भी नहीं हो सकता कि एक फ़र्द वाहिद जो है, इसके 2 ही तरीके हैं कि या तो 2/3 अक्सरियत से तमाम तर मामलात को असम्बली के फ्लोर पे रखा जाए, वहाँ पे डिस्कस किया जाए, एक एक पॉइंट पे बहस हो और उसके बाद मिल के आगे चला जाया जाए। और ये 1973 के आइन की अगर बात करें तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि इस तरह ये नहीं हो सकता कि मैं आज ही अनाउंस कर दूं फलाना सूबा बन गया तो बन गया, इस तरह नहीं बन सकता। हाँ। लेकिन इत्तेजाद तो अभी से सामने आ रहा है ना, आप सही कह रहे हैं कि इस पर बहस होनी चाहिए, लेकिन मौक़िफ़ तो सामने आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ देख लें, कितना अजीब है कि वो जनूबी पंजाब सूबे की जब हम बात करते हैं तो उसकी तो हिमायत करती है कि बिल्कुल बनना चाहिए, लेकिन सिंध की इंतज़ामी तकसीम के सख्त खिलाफ है। देखिए, मैं वही तो कह रहा हूँ कि फलां जगह पे हो जाए तो मेरा वोट बैंक वहाँ बच जाए और यहाँ पे नुकसान ना हो जाए। लिहाजा ये सोच जो है ना, ये वफाकी सोच नहीं इसे कहा जा सकता। हर जमात को, हर लीडर को ये वफाकी सोच रखनी होगी, मुल्क के मामलात के हवाले से रखनी होगी। और इस मौका पर मैं ये समझता हूँ कि ये एक नई बहस का जो आगाज़ है, हालांकि ये होना नहीं चाहिए था। इस वक्त हमें दहशतगर्दी का जो सामना है उनका कला कमा करना है, फितनतुल हिंदुस्तान के सामने हम सीना सपर है, उसके बारे में बात होनी चाहिए थी। इस वक्त जो सैलाब की सूरत हाल है उस पर बात होनी चाहिए थी। इस वक्त जो दरख्त काट काट के हमने बेड़ा गर्क कर दिया है और ये इस तरह तबाही जितनी हुई है। साहब, ये बहस कौन सा हमने शुरू की है? ये बहस शुरू भी तो हमने नहीं की ना, लेकिन चलें
मैं हम आगे हिस्सा बन आके गए। नौशाद साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी सर। ये जो सूबों की हिमायत की बात हो रही है, तो हम जानते हैं कि MQM नए सूबों की बहुत ज़्यादा हिमायत करती हुए हमें दिखाई देती है, क्योंकि वो जानती है कि सूरत में कराची एक सूबा बनकर पीपल्स पार्टी के हाथ से निकल सकता है। मुस्तफ़ा कमाल इस बारे में ये कह रहे हैं कि सिंध तकसीम न करें, जनूबी सिंध, शिमाली सिंध और इस तरह के नामों से इंतज़ामी मामलात जो हैं उनको तकसीम कर दिया जाए। आपको लगता है कि तजवीज़ जो है इस पर अमल दरामद हो सकता है? और फिर जैसे जवाद फैज़ी साहब ने फरमाया है कि जी इस पर आप असम्बली में ले जाएं, इस मामले को, इस पर बहस करा लें, दूध का दूध पानी का पानी, किसका क्या मौक़िफ़ है, क्या इतराज़ात हैं, वो सारा सामने आ जाएगा। ये हम पहले से क्यों मामलात असम्बली में आने से पहले बहस शुरू करके एक नया बखेड़ा खड़ा कर लेते हैं? असल में ये जो चूंकि हमें एजेंडाज जो है वो दिए जाते हैं, ये बहसें आती हैं अमूमन। नए सूबों की बहस जो है वो डिक्टेटर्स के दौर में हुई है, हमेशा से होती आई है। बल्दियाती इदारों के मामले में भी ये मामला जो है वो ज़्यादातर वहीं से सामने आता है। देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम, अच्छा मैं एक और बात बता दूं, ये शुरू बहस मीडिया ने और मीडिया के एक मालिक और ऑनर ने ही की है, जिसकी बात ये सारी डिबेट शुरू हुई है। असल मामला ये है, मैं सूबों को, मजीद सूबों के हक में हूँ। जाती तौर पर मैं ये समझता हूँ कि सूबे बनने चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि हम शायद सूबे बना नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके लिए जो वसाइल दरकार है वो हमारे पास नहीं है। क्योंकि जब आप सूबा बनाते हैं, उसका एक सेक्रेटेरिएट बनाते हैं, उसके साथ तमाम जो इदारे हैं वो मुंसलिक किए जाते हैं, उनके हेडक्वार्टर्स बनते हैं, उनकी चीजें बनती हैं। हम अभी तक जनूबी पंजाब का सेक्रेटेरिएट जो है उसको काबिल अमल नहीं बना सके। सिर्फ एक सेक्रेटेरिएट जनूबी पंजाब का बनाया गया था। जिस तरह फैजी साहब ने कहा कि सियासी जमातें कहती हैं, नून लीग ने ही उसकी करारदाद जो है वो सूबे में पेश की थी, जिसकी बुनियाद पे ये सारी बात शुरू की। असल मसला क्या है? असल मसला ये है कि एक तो सबसे बड़ी रीजन इसकी ये है कि हम बल्दियाती जो इदारे हैं उनको कायम नहीं कर सके। अगर डिस्ट्रिक्ट की लेवल के ऊपर अगर आपके बल्दियाती इदारे इंटैक्ट हो जाएं और वो लोगों को डिलीवर करें, तो शायद ये बहस जो है ये खुद बहुत दम तोड़ जाएगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फर्ज कीजिए कि एक पंजाब है, उसके नाम के साथ आपने एक सेंट्रल पंजाब लगा लिया और एक आपने बना दिया जनाब कि ये शुमाली पंजाब है या ये जनूबी पंजाब है। इशू ये है कि वो जो शुमाली और जनूबी और सेंट्रल पंजाब आप बनाएंगे, क्या वो काबिल अमल होगा? वो काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? आपके वसाइल इतने हैं, आप उसको फंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ये एक बड़ा मेजर इशू है, क्योंकि इनिशियल, इसको जो हम बिजनेस की टर्म के अंदर, ये जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, जिसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहते हैं, क्या कैपिटल इन्वेस्टमेंट है आपके पास ये सारा 12-14 सूबे बनाने का कि नहीं है? क्योंकि इसके ऊपर आपको शायद खरबों रुपए दरकार होंगे। तो ये एक मेजर, इससे बेहतर, कहीं बेहतर ये है कि आपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का आप निजाम लाए थे, वो मौजूद था, आपकी असम्बलियां बनी हुई हैं, डिस्ट्रिक्ट असम्बलीज बनी हुई हैं, डिस्ट्रिक्ट का निजाम हुआ, आप उसको खुदारा किसी तरीके से ये इंश्योर कर लें। आपने जो असम्बलियों में बहस करनी है वहां एक आईनी तरमीम कर लें कि जनाब इस टाइम फ्रेम के अंदर हर हाल में बंदियाती इंतखाबात कराना जो है वो आईनी जिम्मेदारी है, वो होंगे और उनके नतीजे में आईनी असम्बलियां बनेंगी। आपकी कौमी असम्बली मौजूद है नहीं है, सूबाई असम्बली मौजूद है नहीं है, आपके आईनी इदारे जो हैं उनको ना तो तोड़ा जा सकता है, ना उनको खत्म किया जा सकता है, वो बनाने लाजिम है। यहाँ हालत ये है कि अभी जो पंजाब में जो बल्दियाती दिया जा रहा है वो सारा उठा के ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में दे दिया। जनाब क्या जी, हम शायद फाइनेंस, और भाई विफाक के अंदर सियासी जमातें जो हैं या सियासतदान उसके फाइनेंस के इश्यूज नहीं देख रही, वहां पे सूबे के अंदर ये खुद नहीं देख रहे, ये वहां क्यों नहीं ब्यूरोक्रेसी को सारा कुछ दे देते हैं? वहां असल मसला ये है, ये जो ताकत ना छोड़ने का जो मसला है ना, जो कि मेरे हाथ से ताकत जो है ना वो कहीं और ना चली जाए। ये जो पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात इसलिए नहीं हो रहे कि सिर्फ डर ये है कि कहीं हम जो है हमारे हाथ से जो है वो सही हो गया। नौशाद साहब, आपकी गुफ्तगू से मुझे लगा कि ताकत है। सर जी, आपकी गुफ्तगू से मुझे बिल्कुल अपोजिट बातें समझ में आई जो ये माशी थिंक टैंक इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट बता रहा है। इम्तियाज फरहान साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। ये जो थिंक टैंक है सर, ये जो कह रहा है कि 12 से 20 सूबे इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बन सकते हैं, इससे बजट बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो पाएगा, चेक एंड बैलेंस जो है पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मामलात के अंदर वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। साथ ही साथ ये थिंक टैंक ये भी कह रहा है कि इससे आम आदमी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन नौशाद साहब बिल्कुल इसके उलट बहुत सारी बातें, ये नहीं बता रहा कि ये सूबे बनने के लिए जो सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो कहां से आएगा। सर, इंफ्रास्ट्रक्चर से पहले तो मुझे ये बता देना कि ये जो नए सूबों के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है इंफ्रास्ट्रक्चर की, जब आप बात करें तो उससे बड़ी रुकावट तो ये आईने पाकिस्तान की दफ़ा 239 है ना, 239,
जिसकी झैली शिक 4 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जिसके तहत मुतालिका सूबे की जो असम्बली से 2/3 अक्सरियत के साथ करारदाद का मंजूर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वी ऑल नो कि सिंधिया, खैबर पख्तूनख्वा या फिर बलूचिस्तान, इवन वहां पर सूबाई असम्बली में करारदाद ही नहीं मंजूर हो सकती सर। तो ये सारी बहस हम क्यों छेड़ लेते हैं फिर इम्तियाज फरहान साहब? नहीं, अस्मा, पंजाब असम्बली की कल हमने इस मौजू पे गुफ्तगू की थी। पंजाब असम्बली की करारदाद मौजूद है, उसके बावजूद कुछ नहीं हो पाया, ठीक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की, मैं नौशाद भाई की बिल्कुल बात से मुत्तफिक हूँ, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। और अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, क्योंकि गर्मियों में दारुल हुकूमत पेशावर से एबटाबाद शिफ्ट होता है। एबटाबाद में पूरी असेंबली बनी हुई है, पूरा सेक्रेटेरिएट है, सीएम सेक्रेटेरिएट है, गवर्नर सेक्रेटेरिएट है, और पूरी जो ब्यूरोक्रेसी है उसके बावजूद 2 सूबे नहीं बन पाए। अगर पॉपुलर देखेंगे तो खैबर पख्तूनख्वा में हजारा बेल्ट, पख्तून बेल्ट बड़ा यानी इसकी डिमांड है। बलूचिस्तान आप आएंगे, पश्तून बेल्ट और बलोच बेल्ट वो तैयार भी हैं, उसके ऊपर बहुत पड़ी है। यहाँ पर आएंगे पंजाब में आप जनूबी पंजाब और सेंट्रल पंजाब या जो भी नाम दे उसके ऊपर। सिंध की तरफ आप आएंगे तो एक सिंधी और नॉन सिंधी का एक मामला चल रहा होता है। तो अगर पॉपुलर डिबेट करेंगे तो सब ऑलरेडी मौजूद है चीजें। सर सिंध में तो ये भी बड़ा प्रॉब्लम है ना सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि ओके जी आप जनूबी पंजाब में बना लें जो सूबे बनाने हैं, जितने इंतजामी यूनिट्स बनाने हैं, हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन आप सिंध के अंदर ये बात ना करें, इसकी इंतजामी तकसीम की बात ना करें, तो ये पीपल्स पार्टी क्या खेल खेलती है फिर? जब भी उसका मौकिफ जनूबी पंजाब में भी आपने देखा अब कमजोर हो गया है। पंजाब असम्बली की करारदाद के बावजूद अभी तक कोई इनिशिएटिव नहीं लिया जा सका है। इसलिए नहीं लिया जा सका है कि ये पॉपुलर नारा है। अब एनएफसी अवार्ड जो इतने अरसे के बाद ऐलान हुआ, उसके फौरी बाद ये सूबों की एक तकसीम या सूबे बनाने का जो मामला आया है, ये भी खामखा नहीं है। इकोनॉमिकल थिंक टैंक जो इस पे बात कर रहा है खामखा नहीं है। मैं ये समझता हूं कि इसके बाद में भी कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर जाएं, और जो लोकल बॉडी का निजाम है ये एस्टेब्लिशमेंट को भी सूट करता है। परवेज मुशर्रफ जब लेकर आए थे ये लोकल बॉडी का निजाम, तो आपको याद होगा जनरल तनवीर नकवी ने इसके ऊपर पूरे पाकिस्तान के अंदर एक एक्सरसाइज की थी। उसके बाद इसको अनाउंस किया गया था, और उसके बाद चंद जो सियासी जमातें उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, अदरवाइज पूरे पाकिस्तान से कोई इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। हाँ, अलबत्ता जब परवेज मुशर्रफ कमजोर हुए और सियासी जमातों की हुकूमत 2008 में और उसके बाद आना शुरू हुई, तो सियासतदानों ने ये जरूर समझा कि ये लोकल बॉडी का जो निज़ाम है, ये नाजिम और नाज़िम आला का जो निज़ाम है, ये उनके लिए, उनके इख्तियारात के लिए खतरे का बाइस है। हालांकि सिंध में सबसे ज्यादा पीपल्स पार्टी के नाज़िम आला थे, पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून से मुतालिक थे, खैबर पख्तूनख्वा में एनपी, जेयूआई और दूसरी जमात मुस्लिम लीग के नाज़िम आला थे। तो मुल्क में लोकल बॉडी का निज़ाम हो जाएगा सर जी, लोकल बॉडी का निज़ाम अगर इस्टेब्लिश हो गया तो हम समझेंगे सही हो जाएगी सूरत हाल। ठीक है, सूरत हाल फिर सही हो जाएगी, लेकिन बहुत सारे मामलात और बहुत सारे सवालात अभी बाकी हैं। जैसा कि शहजाद फारूकी साहब, पहले तो मुझे लगता है आपको चूंकि टॉपिक शायद मेरे प्रोड्यूसर ने पहले बता दिया था, इसीलिए आप वो जो आपकी शर्ट के ऊपर भी मुझे लग रहा है सूबे बने हुए हैं 20-30 के बारे में, ये जो थिंक टैंक है ये कह रहे हैं कि जी बन सकते हैं। अब मुझे ये बता दें कि हम 20-30 सूबों के जो सैकड़ों वजीर होंगे, मुशीर हैं, गवर्नर्स हैं, वज़राए आला हैं, उनको पाल रहे होंगे, दर्जनों चीफ जस्टिस साहिबान भी होंगे जिनकी बरात, तनख्वाहें, प्रोटोकॉल और पेंशन का बोझ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। कौन उठाएगा सर ये बोझ? ये भी तो देखें। उनकी दफ़ा आपने पालने का क्यों नहीं कहा? मतलब है जो मुंतखब नुमाइंदे होंगे उन्हें पालेंगे, और जो निज़ाम इंसाफ में बहुत निचली सतह पे हैं पूरी दुनिया में और मराहत में और ऊपरी सतह पे हैं, उनके बारे में क्यों नहीं कह रहे पालने का? इसका जवाब भी ना शहजाद फारूकी साहब से लेते हैं, टर्न उनकी है, मेरी बारी ही नहीं है जी। अच्छा देखिए, आज ना आप मिर्जा गालिब के हवाले से उनको बहुत याद, मेरा ख्याल है उनको ज़हमत दे रही हैं बार बार। उन्होंने कहा था कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने को ये ख्याल अच्छा है। ये सारी जो आपने बहस की हुई है, ये राधा नामी उस खातून की तरह से शराइत पर मबनी है कि 9 मन तेल होगा तो फिर वो नाचेगी, वगरना उसने नाचना नोचना कोई नहीं है। तो यार को खुदा का खौफ करो। आपने जजों की तनख्वाहें बढ़ानी हो, आपने पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें बढ़ानी हो, आपने चेयरमैन सेनेट और सदर ममलकत वजीर आजम की तनख्वाह, उनके खर्चे बढ़ाने हो, आपने कभी नहीं ये सोचा कि ये वसाइल कहाँ से आएंगे, क्यों आएंगे,
कैसे आएंगे? और यार जब आपको आवाम को कोई चीज देने की बारी आती है, आपको मौत पड़ जाती है, आप वो 9 मन तेल की शर्त रख देते हैं। और यार एक यूनिफॉर्म आप तनख्वाह तय कर दो कि पार्लियामेंटेरियन जो है जिस जिस मुद्दत के लिए आएगा उसको बाद में कुछ नहीं मिलेगा भाई, बाद में उसको ना कोई पासपोर्ट मिलेगा, ना उसकी कोई पेंशन होगी, ना सदर की, ना सेनेटर की, ना जजेस साहबान जितना अरसा रहेंगे वो जितनी मुद्दत सर्व करेंगे उसके बदले अपने पैसे लें और घर चले जाएं भाई। ये जो पालने वाला वतीरा आपने इख्तियार कर रखा है तो वो बेसिकली तो आम आदमी की कीमत पर आप इन सबको पाल रहे हैं। आप 2 लाख रुपया एक स्टैंडर्ड तनख्वाह रख दें इन सब की भी, जिसने करनी है जजी कर ले, जिसने जर्नैली करनी है कर ले, जिसने साफी बनना है बन जाए, जिसने मेंबर बनना है वजीर आजम बनना है, बस आपको इतनी तनख्वाह मिलेगी, गुजारा कर सकते हो तो बिस्मिल्लाह आओ, वरना भाई आप जो काम कर रहे हो जिसमें आप अरबों करोड़ों कमा रहे हो उसमें लगे रहो। आप मुझे सिंपली लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, दिल पशारी करने के लिए इस किस्म की गुफ्तगू की जाती है। वो कभी अयूब खान 1 यूनिट बना देता है, आप 1 यूनिट तोड़ देते हो, फिर आप बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम सामने ले आते हो, फिर आप कभी कहते हो जमाती बुनियादों पर इलेक्शन होंगे, कभी कहते हो नहीं। और यार छोटे छोटे यूनिट बनाओ, पूरी दुनिया में लोगों ने लोगों को खुद मुख्तारी दी है, इंतजामी भी और माली भी। खुद कमाओ और अपने रिसोर्सेज से अपना निजाम चलाओ। आप ऊपर बैठ के सिर्फ वो खारजा का, करेंसी का और दिफा वगैरह आप देख लिया करो। ये जो मतलब आपने अपने पास, आप कहते हो कि आपके हलके में एक कोई नाली, कोई मोरी कोई बनेगी तो उसके लिए भी लोग मेरे पास आकर नाक रगड़े। किसी को थाने से छुड़वाना है तो वो भी आके यहाँ पे मेरी ड्योढ़ी में आके बैठे। फिर किसी के बच्चे यही की तो नौकरी पावर है का तो वो मजा भी है, आके- यही तो पावर का नशा है। अब आप ये भी उनसे छीन लेना चाहते तो हैं। यार शहजाद फिर फारूकी आप साहब, यहाँ पे पता नहीं अपने आप क्या कर रहे प्रोग्राम का हैं। पूरा सेगमेंट, आप अपने प्रोग्राम का पूरा सेगमेंट ज़िया करते हो। यार को और बात किया करो, मुझसे पूछो कि ये दुनिया की मईशत किधर जा रही है, माहौलियाती आलूदगी का हाल क्या है, स्कैंडिनेविया में लोग जो है वो कितने पैसे कमाते हैं, इस तरह के सवाल किया करो। क्यों शहजाद ये लोगों साहब, के आप क्यों पाकिस्तान ये से चाहते हैं, आप क्यों ये चाहते हैं कि नए सूबे जो है ये आपकी शर्ट तक महदूद रहें? हम चाहते हैं बने। आपने ये जरूर सही कहा है कि ताकत का नशा है, लेकिन वो शहजाद बिल्कुल ठीक कह रहा है कि ये किसी एमएनए एमपीए का काम नहीं है सड़कें बनवाना और नालियां खुदवाना। उसका काम है पॉलिसी बनाना। पॉलिसी पे आए ना, जो पहले हमने बात की कि भाई जो इस मुल्क के मामलात हैं उसको असेंबली के फ्लोर पे लेके आए कि कल के आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल क्या होना है, सूबे बनने चाहिए नहीं बनने चाहिए, किस कदर कट लगना चाहिए, पॉलिसी साजी है ना। यार जवाब देखे, जवाब मेरी बात सुने। रहीम यार खान में अगर कोई बंदा बैठा हुआ है बॉर्डर के पास, अगर उसके सारे मसाइल वहीं पे हल हो जाए, अहमदपुर शर्किया के मसाइल वहीं पे हल हो जाए, तो क्या मौत पड़ती है हमें यार? मुल्तान बुलाना चाहते हैं? शहजाद फारूकी साहब, आपको मिर्जा गालिब बड़े याद बनने चाहिए भाईजान, बनने चाहिए। और ये सर जी सुन लेना, आपको मिर्जा गालिब बड़े याद आ रहे थे। उन्हीं मिर्जा गालिब ने ये भी कहा है कि बाजीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे। तो ये भी बड़े सारे तमाशों में से एक तमाशा जो हम सूफों का सुन रहे हैं। मैं किसी के ऊपर तनकीद नहीं कर रही, जहाँ से भी बात आई है, ये जहाँ से भी अमल दरामद होना चाह रहे, लेकिन उसी तरीके से होना चाहिए जिस तरह से हमारे पैनल ने इसके ऊपर डिस्कशन किया और जो तजावीज़ दी हैं, बड़ी ज़बरदस्त तजावीज़ हैं। और ये सब शब रोज़ तमाशे की जो बात है ना, ये हमारे आगे वाले जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर भी बिल्कुल खरी आती है, क्योंकि केपी में हम रोज़ ही देख रहे हैं कि ये खरबों रुपए की जो स्कैंडल्स हैं ना, इसके क्या करप्शन के स्कैंडल्स जो हैं ये आए रोज़ सामने आ रहे हैं। एक और स्कैंडल जो सामने आया उस पर आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम के आखिर में हम बात करने जा रहे हैं केपी में खरबों रुपए के एक और स्कैंडल की, जिसने एक बार फिर से केपी हुकूमत की गवर्नेंस और शफाफियत पर सवालिया निशान लगा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि प्लासर गोल्ड ब्लॉक्स की नीलामी में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियों के इंकशाफ के बाद केपी हुकूमत ने दरियाए काबुल और दरियाए सिंध के किनारे सोने की कान और नीलामी के पूरे अमल की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। इस हवाले से एक इंक्वायरी कमेटी भी बना दी गई है जो प्लासर गोल्ड के ब्लॉक्स की कम से कम कीमत का तयन करेगी और दीगर जो संगीन खिलाफ वर्जियों हुई हैं इसके अंदर उसकी तहकीकात कर रही होगी। ये जो कमेटी है 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सूबाई हुकूमत को पेश करेगी। सवाल लेकिन यह है कि किसने ब्लॉक्स की रिजर्व प्राइस जो है जानबूझकर गलत तय की और किसने नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन जियोलॉजी पेशावर की जो 2015 की स्टडी थी उसको मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया, इसके पीछे कौन था।
था। किसने केपी ऑक्शन रूल्स पर अमल करने के बजाय मखसूस बोली दहिंदगान को फ़ायदा पहुंचाया, और ये कि केपी की हुकूमत के दबंग बारो वज़ीर आला क्यों बेखबर रहे इस सारी चीज़ से, और क्या स्कैंडल्स की भरमार पर उन्हें अखलाकी तौर पर मुस्तफ़ी नहीं हो जाना चाहिए? क्या पीटीआई को उनसे बासपुरस नहीं करनी चाहिए? यादिश बखैर 4 अगस्त 2024 को नाज़रीन, इमरान खान की हिदायत पर साबिक गवर्नर शाह फरमान, काजी अनवर और मुशीर बराए एंटी करप्शन मुसद्दिक अब्बासी पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई गई थी। वो कमेटी कहाँ गई और उसकी करप्शन के हवाले से रिपोर्ट कहाँ है? अगर वो कमेटी फाल होती तो शायद ऐसी खबरों में काफ़ी कमी हो चुकी होती, लेकिन जी कमी नहीं हो रही है। रोज़ाना एक नया स्कैंडल सामने आ रहा है। मैं मोहम्मद नौशाद अली साहब आपकी तरफ आऊँगी। सर जी, अभी ये जो कोहिस्तान स्कैंडल था, इतना बड़ा स्कैंडल, मेगा स्कैंडल, उसकी गर्द नहीं बैठी थी कि केपी में ये नया एक स्कैंडल सामने आ गया है। खरबों रुपए की यहाँ पर बेज़ाब्तगियाँ हम देख रहे हैं। 4 अगस्त को इमरान खान ने करप्शन की शिकायत की, स्क्रूटनी के लिए एक 3 रुकनी कमेटी बनाई थी। आपको नहीं लगता अगर वो फंक्शनल हुई होती, जिम्मेदारों का तयन होता, कोई सजा होती केपी के अंदर, तो ये सब नहीं देखना पड़ता आज हमें? अच्छा, ये मैं केपीके के मामलात पे बात करने से पहले आपको ये बता दूं, केपीके की टोटल सियासत चंद खानदानों में है और ये सारे के सारे आपस में रिश्तेदार हैं। इस पर्सपेक्टिव को सामने रखिएगा और फिर ये याद रखिएगा कि वहां किसी की हुकूमत हो, किसी जमात की हुकूमत हो, तो तब भी वहां कोई ब्यूरोक्रेसी हो, वहां कोई आईजी हो, डीआईजी हो, कुछ भी हो, इंतजामिया हो, ये सारी चंद हाथों के अंदर महदूद होता है ये सारा कुछ। ये ज़हन में रखिएगा। आपके सामने जो लोग सामने लड़ते नजर आएंगे, पता चलेगा कि वो आपस में फूफीजाद हैं या उनकी कोई रिश्तेदारी है, कोई उनकी फैमिली का मेंबर फलां जगह पे है, कोई फलां जगह पे। ये तो एक बात ज़हन में रखें, केपीके का जो निज़ाम है उसके अंदर ये, इसके बाद सोचना शुरू करें तो फिर आपको आप समझेंगे कि किसने, कौन इसके पीछे था। ये सब एक दूसरे के पीछे हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर ये सारा मामला चल रहा है। कभी ये तो अभी आपके कोहिस्तान और इसकी बात कर रहे हैं, कभी आप बिलियन ट्री सुनामी को जब कभी उसका कोई किसी ने केस बनाया तो उसके अंदर आपको खरबों रुपए जो है वो उसका आगे पीछे होते हुए नजर आएंगे। फिर कभी किसी ने सेहत कार्ड को अगर किसी ने छान लिया, प्रॉपर तरीके से ऑडिट कर दिया, तो आपको उसके अंदर भी जो है वो करप्शन के स्कैंडल्स मिलेंगे। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है, देखिए, जब आप सिर्फ जो हुकूमत का निजाम है उसको जो बदनुमानी के साथ, या आप सिर्फ बढ़के मारकर और आप सिर्फ लोग इस्लामाबाद पर हमला करने के लिए उन वसाइल को पार्टी के इस्तेमाल करने के लिए जब इन चीजों की आपको जरूरत पड़ती है तो फिर अल्टीमेटली उसके लिए पैसा दरकार है और पैसा कहीं से तो आता है ना। अब कोई जलसा जो है वो 2, 4, 5, 7 करोड़ रुपए से नीचे जलसा आप कर नहीं सकते। तो अगर आप जलसे अब साल में अगर आप फर्ज कीजिए कि 15-20 जलसे करें तो उसकी ही मालियत के जो पैसे हैं वो कौन दे रहा है, और जो दे रहा है वो शख्स है, तो वो इसलिए नहीं दे रहा कि उसको वो जो है अपनी जेब से निकाल के देगा। अल्टीमेटली उसने अगर 5 करोड़ किसी ने दिया तो उसने 50 करोड़ निकालना भी है। इसी वजह से वो सियासी जमात के साथ होते हैं और इसी वजह से ये खानदान है और इसी वजह से रिश्तेदारियां और इसी तरह का ये पूरा निजाम है। तो इस निजाम के अंदर ये चीजें ऐसे ही थी, ऐसे ही चलती रहेंगी। ठीक है, लेकिन इम्तियाज फरहान साहब, जब पीटीआई की हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि उसको तो वोट ही करप्शन के खिलाफ मिला था। उसके दौर में ये स्कैंडल्स, आपको नहीं लगता कि पीटीआई का जो सियासी मुस्तकबिल है उसको बहुत ज्यादा गैर महफूज बना रहे हैं और इतने बड़े मेगा स्कैंडल्स हैं? देखिए, मेगा स्कैंडल तो उस दौर में भी थे जब 2008 में पहली मरतबा हुकूमत कायम हुई थी खैबर पख्तूनख्वा में। तो नेब किसने बंद किया था? पूरे पाकिस्तान में नेब एग्जिस्ट कर रहा था और वफाक में जैसी हुकूमत आई तो नेब को काम करने से रोक दिया गया था। वहां पर नेब अब पता नहीं काम कर रही है, वहां पर नहीं कर रही। कोहिस्तान वाला स्कैंडल आ गया, बीआरटी का अरबों नहीं खरबों रुपए के मामला थे, यूनिवर्सिटीज के फंड्स के मामला थे। बात यह है कि जब हम बात करते हैं तो वो एक चीज आती है कि जनाब फला तो ईमानदार है, बाकी नीचे वाले अगर गड़बड़ कर रहे हैं तो उनके सारे नॉमिनी, जो पहला वजीर आला हो, दूसरा वजीर आला हो और उस वक्त के स्पीकर जो कि कौमी असेंबली के भी स्पीकर रहे, उनका दौर हो, वो तो स्कैंडल से भरा हुआ है। एक और स्कैंडल, अगर ये मिलियन ट्री की बात जो नौशाद भाई ने की, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ 2023 के जो इंतखाबात हुए, जो इंतखाबी इंतजामी जिम्मेदारान थे खैबर पख्तूनख्वा में, उनमें से एक बड़ी तादाद इस वक्त मुल्क के अंदर नहीं है। इन सबकी इन्वेस्टिगेशन करें, आपको पता लग जाएगा कि फॉर्म 47 पूरे पाकिस्तान में था या सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर था। सबसे ज्यादा धांधली खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुई मौलाना फजल रहमान से या उनकी पार्टी के किसी बंदे से पूछ लें। जब पहली मरतबा में जब ये मौजूदा रिजीम आई तो इमरान खान साहब ने राब्ता किया फजल रहमान साहब से, इसलिए मामला सेटल डाउन हुआ या खामोश हो गए, या इस वक्त मैं समझता हूँ कि मौलाना फजल रहमान को अगर इस मरतबा सबसे पॉलिटिकली कोई शिकस्त हुई है तो ये इसे एग्रीमेंट के तहत हुई है, क्योंकि वो अपना बयानिया स्टेब्लिश नहीं कर सके। खैबर पख्तूनख्वा में धांधली का, इंतखाबी धांधली का, उसमें अरबों रुपए चले।
उसमें अरबों रुपए के बेनिफिशियरी हुए, इंतखाबी और इंतजामी अफसरान, ये सारी सबको पता है, आ नहीं सका कोई सामने। वो जो हमारे एनपी के सरबराह एमल खान वली, उनकी गुफ्तगू सुन ले, जेयूआई के लोगों की गुफ्तगू सुन ले, मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ का अगर मसला आया है मानसेरा से, जो उनके आपने कल हम इंटरव्यू की बात कर रहे थे, सफदर साहब जो उनके दामाद भी हैं, कैप्टन सफदर की बात सुन रहे थे, तो वहां पे क्या हुआ, किस तरह से धांधली करके नवाज शरीफ पे सारी की सारी चेंज की गई, वो पूरी की पूरी सीरीज सारी मौजूद है। तो बात यह है कि स्कैंडल्स आ रहे हैं, उसका क्या हुआ, जो चीनी स्कैंडल आया था उस दौर में कुछ नहीं हुआ, उसके बाद इसीलिए तो सर स्कैंडल्स पे स्कैंडल्स आ रहे हैं कि स्कैंडल्स आते हैं, इवन उसके ऊपर हम देखते हैं कि तहकीकाती कोई कमीशन भी बना दिया जाता है, रिपोर्ट्स भी आ जाती है, लेकिन वो फिर सारा कुछ एकदम से गायब हो जाता है। जवाद फैजी साहब, ये सर ये जो मीडिया रिपोर्ट्स हमारे सामने हैं, ये कहती है कि गुज़श्ता 20 बरसों से जो दरियाए सिंध और दरियाए काबुल के किनारे सोने की तलाश थी, उन ब्लॉक्स की कोई नीलामी ही नहीं हुई कभी, और जो बहुत सारे लोग थे गैर कानूनी तौर पर वो यहाँ से सोना निकालते रहे हैं। तो सर ये तो सीधा सीधा पीटीआई हुकूमत पर चार्जशीट नहीं है? डेफिनेटली चार्जशीट है, और ख़ास तौर पे उस जमात के लिए जिसके बानी ये कहा करते थे कि खलीफा वक्त की चादर कैसे बन जाती है, कुर्ता कैसे बन जाता है, और सामने आना चाहिए। बातें तो इस किस्म की करते थे और दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते थे, दूसरों को किन नामों से पुकारते थे, दूसरों पे, और किस तरह तर्ज़ तखातुब क्या था, तर्ज़ तकल्लुम क्या था, इखलाक किस तरह बिगड़ा, लिहाजा उन पर तो ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। और बात सही, बिल्कुल सही कही फारहान ने कि देखें उनका एक वज़ीर आला दूसरा या तीसरा वज़ीर आला है, और उससे कोई पूछ ही नहीं सकता। वो इखलाकियात भी कुछ चीज़ होती है ना। हमें तो यहाँ भाषण दिए जाते थे कि फ़लाँ मुल्क का वज़ीर आज़म जो है वो इस बात पर मुस्ताफ़ी हो जाता है, फ़लाँ मुल्क का वज़ीर ख़ारजा इस बात पर मुस्ताफ़ी हो जाता है, और सारे मिसालें दी जाती थी। लिहाजा यही मिसालें इन पर भी तो लागू होती हैं। अभी देखिएगा जब ये हुकूमत इनकी नहीं रहेगी तब कौन कौन से स्कैंडल्स आते हैं, तब अफ़गानिस्तान में स्मगलिंग कैसे होती रही है, तब दीगर मामलात में। मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, वक्त चूँकि कम है, लेकिन इशू ये है कि अगर हमारे दरियाओं का, हमारे पानियों से निकलते हुए वो मादनियात, वो सोना, और उसको अगर किसी को दे दिया जाए, उसका कोई ऑडिट ना हो, कोई तहकीक ना हो, कोई तफ्तीश ना हो। कोहिस्तान स्कैंडल का आपने जिक्र किया, अरबों रुपए लोगों के घरों से निकल रहे हैं। ये क्या है? क्या रियासत मदीना ऐसी हुआ करती है? क्या रूहानियत और रहूनियत इस तरह की हुआ करती है? और आज भी वो बात करते हैं कि साड़ी पीरनी फलानी है। यार खुदा का खौफ करें उस मुल्क के और सूबे के अवाम पे, ये जुल्म न करें। वो डूबते हैं, उनके बच्चे नहीं मिल रहे, और आप जो है सिर्फ वो सोना जो है वो एक दूसरे को दिए जा रहे हैं, पैसे दिए जा रहे हैं, घरों से अरबों रुपए निकल रहे हैं। व्हाट इज दिस? खुदा का खौफ करना चाहिए। बिल्कुल जी, ये बड़े अहम मामलात जिन पर बात कर रहे हैं फैजी साहब, और ये बहुत सारी जगहों से ये आवाज़ आती है कि खैबर पख्तूनख्वा में शहजाद साहब जिस तरह से ये मुबैना मैगा स्कैंडल सामने आ रहे हैं, कोहिस्तान करप्शन केस है, ये गोल्ड नीलामी है, खैबर बैंक स्कैंडल है, सूबाई गवर्नेंस और वसाइल के इंतजाम पर संगीन सवालात जिस तरह से उठाए जाते हैं, जिस तरह से फैजी साहब ने ये सवालात उठाए, तो आपको नहीं लगता शहजाद साहब के चले अखलाकी तौर पर ही किसी एक कोई सही इस्तीफा तो देना चाहिए, मुस्तफ़ी तो होना चाहिए शहजाद साहब? हाँ, क्यों नहीं। ये मुझे लगता है कि ये जितनी बातें मैंने अभी तक सुनी है, ये सारी पीटीआई को इस्तीफा देके जेलों में बंद कर देना चाहिए। इस्तीफा ना दें तो इनको सबको नाअहल करके इन सबको घर भेज दें। ये कोई तरीका नहीं है, इस तरह से थोड़ी सूबे चलाए जाते हैं। मतलब ये है कि ये तो मेरा ख्याल है गलत लोग हैं, इनको लोग ऐਵੇਂ ही बिला वजह चुन लेते हैं, वोट डाल देते हैं। सर जी स्कैंडल्स गलत लोगों के सामने आते हैं ना, ये जो स्कैंडल्स हैं ये सही लोगों के होते हैं। चले मेरी दफा आपको बीच में बोलना याद आ जाता है, वरना तो आप खामोशी से मजबूर कर देते हैं ना, आप मजबूर कर देते हैं मुझे। हाँ, तो मैं आपको बता देता हूँ बीबी के इससे पहले जो वजीर आला थे, इनसे पहले जो वजीर आला थे उनका नाम रखा हुआ था इजी लोड। उनके पैसे कोई बंदा सिंगापुर होटल बनाने के लिए ले गया था, तो फिर उसके बाद वो पैसे डूब गए, वो कोई फराडिये के साथ फराड कर गया। हाँ। उससे पहले एक साहब इस सूबे की इक़्तिदार पर विराजमान थे, वो सियासत में आने से पहले बसों में डाके डाला करते थे और उनके खिलाफ FIRs के रिकॉर्ड्स हैं। तो ये जो बाकी सूबे और बाकी विफाक में लोग बैठे हुए हैं, इनका दामन निचोड़ा गया था, लेकिन वो वजू के लिए ना पानी नहीं मिला। शहजाद साहब अभी हम पीटीआई की बात कर रहे हैं ना सर, फिर आप देखिए मुझे कहेंगे मैं आपको टोकती हूं, ये वही आपने टिपिकल पीटीआई के लोगों वाला जवाब दिया है कि ये भी तो करते थे, ये इन्होंने भी तो ये किया। मैंने तो आपको कहा है, देखिए फिर आप गौर से सुनती नहीं है ना, इसका मतलब ये है मैंने आगाज इस बात से किया है कि इन सबको नाअहल कर दें और जेलों में डाल दें। मैंने तो बात खत्म कर दी, मैंने तो उनकी जस्टिफिकेशन नहीं दी, मैंने तो उनका कोई ब्रीफ तो नहीं होल्ड किया हुआ।
मुझे क्या लगे कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। अगर कोई गलत करता है तो उसको पूरी सजा मिलनी चाहिए उसको। तो मुझे सिर्फ बताएं बानी क्यों नहीं कहते? जेल से इतनी हिदायत करते हैं, मेरी बात इतने सुने ट्वीट्स और करते मेरी हैं बात सुने, शहजाद सारी साहब। चीजें एक बानी की ट्वीट मर्जी ये से भी हो कर रही हैं, देना कि इतने बड़े स्कैंडल आ रहे सारी हैं, चीजें वज़ीर आला बानी से की इस्तीफा मर्जी से हो मांग रही लें। हैं। बीबी मेरी बात सुने, एक मिनट ना, आप मेरी बात सुन लिया करें ना। सुनाए सर, आप ही बाकी की सुन रहे हैं। बाकी सारी चीजें जो है वो बीबी की मर्जी, बानी की मर्जी से हो रही हैं। अली अमीन गंडापुर जो है वो वजीर आला बानी की मर्जी से बना हुआ है। तो फिर उसका माने ना फाइल कि जो रखा नहीं हुआ है वो चलती। बानी पहले की मर्जी टॉपिक से पे तो रखा आप हुआ कह है। रहे थे कि नहीं उनका होल्ड है। यार होल्ड होना लोगों के ऊपर होना और बात है, अपनी जमात के ऊपर होल्ड होना बिल्कुल और बात है। मैं आपको कुछ और बात करता हूं, आप उसका बिल्कुल कुछ और मतलब निकाल लेते हैं। सर जी मैंने पहुंच गए कहा हम है आपके कि ये मतलब सारे तक। के सारे देखें, बात यह है कि एक कानून कुदरत है, जैसी रूह वैसे फरिश्ते, जैसी मुंह होगी वैसी चपेट पड़ेगी। जैसे हम बतौर अवाम लोग हैं, सारे के सारे हमारे ऊपर हुक्मरान भी वैसे के वैसे ही आएंगे। तो इन हुक्मरानों में आप ये कहें कि फलाना कलगी वाला है और फलाना जो है उसकी पूछल बहुत लंबी है, तो मैं इस तरह की तखसीस मानता ही नहीं हूँ। मेरे नजदीक ये सारे के सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। जो अभी पिछले सेगमेंट में सारे लोग मेरे से इत्तेफाक कर रहे थे, सर, वो पीटीआई क्यों कर वाले रहे भी थे दीगर जमातों कि की तरह है, जब करप्शन की ये बात सिर्फ होती और है। सिर्फ बालादस्त तबकों को बालादस्त रखने की जंग होती है और मुफाद प्रस्त जो तबका है उनको सिर्फ और सिर्फ उनके मुफाद का ख्याल रखने के लिए ये सिस्टम बनाया जाता है। अगर ना कभी किसी पीपल्स पार्टी को उस तरह से जब बनी थी तो उस तरह से अरूज ना मिलता, पीटीआई के पीछे लोग दीवानों की तरह ना भागते कि लोगों को पता है कि आपका ये सिस्टम, आपका ये इमरानी मुआहदा जो है वो लोगों के मसाइल हल करने में कामयाब नहीं है। ये इमरानी मुआहदा जो है वो लोगों की तकालीफ को दूर नहीं कर पा रहा, ये सिर्फ तगड़े को मजीद तगड़ा करता है और गरीब को मजीद ठीक गरीब हो गया करता है। सर, टाइम खत्म हो गया। लेकिन आपने बड़े मजे की बात कही कि कप्तान वहां से ट्वीट्स तो कर देते हैं, सारी चीजें करते हैं, लेकिन उनके सूबे में उनकी मर्जी का वज़ीर आला ही नहीं वो लगा सकते। जहां से लगा हुआ है फिर वहां पे बाकी मामलात भी तय कर लेना, जब वज़ीर आला वाला मैटर तय किया हुआ है। बहरहाल बहुत शुक्रिया शहजाद अमर फारूकी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। जवाद फैजी साहब, आपने टाइम निकाला सर, आप इस्लामाबाद स्टूडियो से तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया सर आपकी आमद के लिए। इम्तियाज़ फारान साहब, आप हमारे साथ थे। मोहम्मद नौशाद अली साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, कल मिलते हैं आपसे दोबारा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।